पिछले 10 तारीख से चिरायू में एडमिट हूँ। कोरोना हो चुका है और प्लाज्मा थेरेपी वगैरह सब हो गई है। फ़िलहाल ऑक्सीजन पर हूँ, इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रहा। हिम्मत छोड़ दी थी जब मैं आईसीयू में था कि शायद मैं अब रहूँगा नहीं, मेरे बच्चे को कौन देखेगा। Was like totally clueless what to do next. मैं कोशिश करूंगा उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में कि कोरोना के जो मरीज कोरोना से घिरे हुए हैं उनकी ज़िंदगी में पिछले 10 दिनों से, या उनकी ज़िंदगी में जब वो अस्पताल में आते हैं तो क्या गुजरती है, किस तरीके से अस्पताल के लोग उनकी केयर करते हैं, यही सब कुछ। फ़िलहाल मैं हूँ भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में और उसकी छत पर अभी खड़ा हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग है और सोचा शुरुआत यहीं से करूँ। मुझे भी आज 5-7 दिन हो गए, मुझे भी हिम्मत बटोरने में 6-7 दिन लग गए और फिर आप लोगों के सामने ये पूरी सच्चाई लेकर आया हूँ कोरोना की, कोरोना के अस्पताल से, और वो भी भारत के उन चुनिंदा अस्पतालों में से एक जिसके रिजल्ट्स कोरोना को लेकर बहुत अच्छे हैं और वो वाकई बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये कोरोना है क्या। वक्त ही तो है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कहाँ ठहरा है कभी जो आज ठहर जाएगा। हर वक्त को जी भर कर जी लेना जरूरी है यहाँ। हर गुजरता लम्हा भी कल याद बनकर रह जाएगा। पिछले 6-7 महीनों से लगातार कोविड से बचने की कोशिश कर रहा था और सारे उपाय अपना रहा था। सैनिटाइज़र से लेके हाथ धो रहा था, तो दूरियां बना कर रखा हुआ था। कई लोग बोलते थे कि सबको कोरोना हो जाएगा पर मुझे नहीं होगा। लोग मेरे जो मेहनत को देख रहे थे कोरोना से बचने की, लेकिन अंततः मैं भी कोरोना का शिकार हो गया और अपने ऑफिस के कर्मचारी की बदौलत कोरोना का शिकार हो गया। खैर वो अलग बात होती है। एक चीज़ समझ में आ गई कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोरोना आपको लपेटे में लेगा, वो कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ आने पर एक सच्चाई ज़रूर पता लगी मुझे। जब मैं कोरोना हुआ, मुझे भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ, यहाँ पर लोगों को देखा और ख़ुद भी उस फेज़ से गुजरा या गुज़र रहा हूँ, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि भगवान ने हर आदमी के जिम्मे वो चीज़ लिखी है जो उसे इस जीवन में भुगतना। मन में जो विचार आया कि मुझे भगवान की कृपा है, हमें होना था जो सब ग्रह दशा का खेल है, तो हमको हो गया। बहुत तकलीफ बड़ी। हाँ, फिर बुखार हुआ गो। फिर यहाँ आके भर्ती कर दो, मैडम ने करवा दो। जब आए थे तो बोल भी नहीं पाते थे, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। ऑक्सीजन के बिना ये रह भी नहीं पाते थे एक सेकंड भी, और ऑक्सीजन भी इनका हाई परसेंटेज वाला था, पूरा 100% ऑक्सीजन पे थे ये। एक समय आप बोल रहे, डॉक्टर बोल के जा रहे कि नहीं आप थोड़ा स्टेबल हैं, आप थोड़ा ठीक महसूस कर रहे हैं, और वहीं कोविड का जो वायरस है वो एकदम चमत्कार दिखाता है और अगले ही पल आपको आईसीयू में डाल देता है, और आईसीयू के बाद आपका होश फाख्ता हो जाते हैं। होश छोड़ने के बाद आपके क्या बोलते हैं, आप बेहोशी में चले जाएंगे। बेहोशी में जाने के बाद आप किस समय वेंटिलेटर पे जाएंगे और किस समय मौत के आगोश में खो जाएंगे, ये कोई नहीं बोल सकता। ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है, आपके परिवार को आपसे दूर कर सकती है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एक ऐसे जीवन जीने पर मजबूर कर सकती है जो तकलीफ़ दे हो सकता है। आपके लंग्स ख़राब हो सकता है, आपकी बॉडी के कुछ और पार्ट्स इस कोरोना के कारण ख़राब हो सकते हैं, जिसको असर लंबे समय तक आपके जीवन में रहेगा। कोविड के बाद फैमिली की वैल्यू समझ में आती है कि परिवार क्या होता है, क्योंकि जब कोविड होता है ना तो लोग बहुत दूर भागते हैं। फिर आपका परिवार ही है जो आपके लिए खड़ा रहता है। माँ है, बीवी है, बच्चे, बेटे बेटी, वो नहीं करते फिर घर पर, तो आपके साथ खड़े रहते हैं। परिवार की कीमत समझ में आती है, दुनिया का देखने का नज़रिया में अंतर आता है। तो 2-4 दिन में ये भी हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हट जाएगी, रह जाएंगे। बच्चे की बहुत याद आ रही है। हमारे 5 साल का बेटा है, क्योंकि हम उसको छोड़कर दोनों यहाँ मैं तो हिम्मत आ गया तो हिम्मत दी है, जीने की मेरा देगी। नया जन्म हुआ एक तरह से।
यहाँ आया हूँ तो सोचा है कि कुछ करके निकलूँ यहाँ से। जब कुछ ना कुछ मुझे भी मेरे तरीके से करना चाहिए यहाँ पर कि इन लोगों के बीच में कैसे ये लोग संभाल के रखोगे। पिछले भोपाल को तकरीबन, मेरा मानना ये है कि अगर ये हॉस्पिटल नहीं होता तो आज भोपाल की हालत बहुत ज़्यादा बदतर होती। मैं भी बाहर था, मेरे मन में भी कई शंकाएं थी इस अस्पताल को लेके कि आखिर हर मरीज़ यहाँ जाता है, हर मरीज़ ठीक होकर आ जाता है, कैसे होता है ये सब। लेकिन जब यहाँ आया तो उस चीज़ को, परिस्थितियों को मैंने भी समझा और देखा कि वाकई में डॉक्टर 24 घंटे यहाँ पर मेहनत करते, जी जान से लगे हुए हैं और अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। एक भी बंदे को कोरोना है तब तक हम सारे लोग कहीं ना कहीं रिस्क में हैं। आप ठीक हो भी गए तो आपके बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे मॉम डैड, सब लोग रिस्क में हैं जब तक हमारी सोसाइटी में कोरोना है। इसलिए पूरी सोसाइटी को अवेयरनेस फैलाना, उनको एजुकेट करना अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हाँ सर। ये हमारा ऐसा पेशेंट है असलम। जी। आज इसको हो गए हैं कितने दिन हो गए? आज इसको 48 दिन हो गए और देखो अब चलने लगा। मैं बात कर सकता हूँ इनसे? हाँ कर सकते। कैसे हैं असलम भाई? बहुत बढ़िया। कितने दिन हो गए आपको? 48 डेज हो गए। अच्छा, जब यहाँ आए थे तो क्या पहले दिन कैसा था, कैसा लग रहा था, क्या था मन में? होश ही नहीं था। हाँ। लेकिन यहाँ जब एंट्री लिया तो कम से कम ये लगा कि मैं जाऊँगा यहाँ से। किसने ठीक करा आपको? डॉक्टर साहब ने। कौन से डॉक्टर साहब? जो बड़े डॉक्टर मैडम वो ने। मैडम बहुत होशियार है। आने के बाद ही ये इतने अच्छे हो पाए कि बोल पा रहे, खड़े हो जाते हैं, बोल यानी अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है यहाँ पे। आराम से समय पे भोजन, समय पे दवाई, समय पे प्राइवेट रूम भी मिल गया। मेरे को सारी व्यवस्था ही हो गई। दूसरे ईश्वर तो डॉक्टर्स लोग हैं जो भगवान के दूसरा दर्जा जिनको बोलते हैं, और जिस तरह से वो लोग सबकी यहाँ मदद कर रहे हैं, जिस तरह से लगे हैं सारे लोग सेवा में। कोरोना के मरीज को मरते हुए भी देखा है, उसकी बॉडी को फुल पैक होते हुए जाते हुए भी देखा है, नए मरीज को यहाँ आते हुए भी देखा है, लोगों को रोते हुए भी देखा, अपने बच्चों के लिए तड़पते हुए भी देखा है, और सबसे बड़ी बात डेथ ऑफ आईसीयू भी देखा है, जिसमें जितने पेशेंट्स थे सब बेहोश थे, एक को भी होश नहीं था। तब समझ में आया कि आखिर कोरोना है क्या। कि आईसीयू के एक नाम से इंसान समझ जाएगा कि जितने पेशेंट हैं सारे के सारे सीवियर पेशेंट्स ही आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस डीलिंग विद द पेशेंट, क्योंकि करंटली जो भी पेशेंट्स हैं सारे सीवियर निमोनियाज के आ रहे हैं, जिसमें कि लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रह रहा है। इन केसेस में डील करना बहुत ज़्यादा जो है एक चैलेंजिंग वो है कंसेप्ट, जिसमें कि जो है सभी एक एज अ टीम काम करके इस चैलेंज को पूरा। अराउंड 7 to 8 months हो गए हैं मुझे, इसमें एक भी छुट्टी इंक्लूड नहीं है। बस भावना ये है कि जो काम दिया गया है उस काम को पूरा करना है, और जो डिग्री ली थी तो एक कसम खाई थी, उस कसम को निभाने का टाइम है, तो बस वही कर रहे हैं। इसके लिए इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं हमको हमारे मिलिट्री पर्सनल से आती है कि अगर मिलिट्री की लड़ाई चल रही है, कहीं बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, तो जैसे वो लोग कभी छुट्टी का नहीं बोल सकते हैं, तो उस टाइम हम कैसे, अभी हमारी जिम्मेदारी है तो हम कैसे छुट्टी मना सकते हैं। फर्स्ट डे बहुत गर्मी का समय था, तो किट में तो मतलब बहुत घबराहट हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मैं ही पेशेंट बन जाऊंगी करके। बट ठीक है, फर्स्ट डे सेकंड डे गर्मी के दिन बहुत मुश्किल से कटे। अब तो नॉर्मल ही हो गया है सब कुछ कोविड का, अच्छे दिन कट रहे अभी तो। घर वालों की क्या राय थी आपको लेके जब उन्हें बताया? पड़ती थी कम से कम 1 month तो बताया नहीं था कोविड में ड्यूटी कर रहे, दिन आफ्टर फिर बता दिया, तो घर वालों को पहले चिंता होती थी, बट अब उनको पता है कि सेफ्टी से रहते हैं करके। पर जो ड्यूटी नर्सेस की ड्यूटी सबसे हार्ड होती है, उनके डे हमेशा बने हुए रहते हैं कि मॉर्निंग ड्यूटी है वो 5 बजे तक फ्री होती है, जाके वो अपना काम करती है, खाती सोती, देन मॉर्निंग में फिर उनको 7:30 आना पड़ता है। टाइप के मरीज देखने को मिल चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दो। हम तो है यहाँ पर, फैमिली नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है। अब कोई हमको बेटी बना लेता है, कोई बहन बना लेता है, सब अच्छा लगता है। 90% सिर्फ आप लोग की हिम्मत ठीक करी और 10% आप लोग को मेडिसिन ठीक करेंगे। जिसने हिम्मत हारी फिर उनका तो कुछ नहीं हो सकता। हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। मम्मी थोड़ी डरी हुई थी, पापा बहुत सपोर्टिव थे कि उनको क्या नहीं, डॉक्टर बनाया तो इसीलिए बनाया, मतलब इसीलिए इतनी मेहनत करी है कि ताकि देश के काम आ सके। दादाजी काफ़ी खुश थे कि वो हमेशा चाहते कि मैं देश के लिए कुछ करूँ,
मम्मी थोड़ी सी डरी हुई थी, इनफैक्ट अभी भी डरी हुई थी। रोज़ सुबह मुझे फ़ोन पे होता है मास्क मत निकालना, 2 मास्क पहनना, किट पहनना। ऑब्वियसली मैं मान नहीं रही हूँ बट किट पहनना और काफ़ी चीज़ें। भाई काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि वो भी अब अपकमिंग डॉक्टर है, तो उसको था कि मेरी बहन कर रही है, तो अच्छा माहौल था। मतलब फ़िलहाल तो फैमिली इज़ वेरी प्राउड। हर तरीके का मरीज आता है, एजिटेटेड आता है, गुस्से में आता है, उसको भी सहायता देने की ज़रूरत है। घबराया हुआ आता है, उसको भी बताना ज़रूरी है, हिम्मत देने की ज़रूरत है। कुछ पेशेंट अंदर रहते हैं तो उनके फ़ोन नंबर लेके उनको भी बीच बीच में हिम्मत देने की ज़रूरत रहती है। उसमें से एक मैं भी था। तो हर तरीके से इसमें मदद की जाती है। और अपने डॉक्टर्स भी जो अंदर है वो खुद पेशेंट को पास बैठ के पीठ पे हाथ फेर के हर तरीके से उनकी मदद करके सहायता करते, ताकि एक विश्वास जगे उनमें कि हाँ हम हैं हमारे लिए, आप अकेले नहीं हो यहाँ। आपने अगर देखा होगा कि डॉक्टर गोविंद का खुद बैठते हैं, हिम्मत देते हैं, सबका साथ देते हैं, गले में हाथ डालते हैं बगैर डर, ताकि सबका डर भाग जाए और सबको लगे कि हाँ मैं हूँ, इज देयर टू लुक आफ्टर टीचर। तसल्ली है, मन में विश्वास है, मन में विश्वास रखता है, और यही विश्वास है जो आदमी को लड़ने में मदद करता है। कल जाकिर भाई, अशोक, राकेश और सिंधिया, तुम कल जाओगे? हाँ सर। सिंधिया, नरेंद्र मोदी और तिलक। पूरे 1 साल हो चुके हैं कोरोना और मेरे बीच मिलन हुए। जी हाँ, 24 दिन अस्पताल में रहा हूँ, एक बेड पर, एक रूम के अंदर, अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ। जब कोरोना नहीं हुआ था तो आने वाला 1 साल कैसा रहेगा, ये अगर मुझे समझाना हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आने वाला 1 साल कागज़ का वो कोरा पेज था जिस पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या लिखना है, और उसका दूसरा हिस्सा जो था उस पर मैं पिछले सालों में बहुत कुछ लिख चुका था। नहीं पता था कि एक ऐसा वायरस मुझे लग जाएगा जो ज़िंदगी को पलट के रख देगा। सबसे पहले खबर आई कि मम्मी को, मेरी माँ को कोरोना हो गया है। शाहजहाँपुर से लेकर भोपाल आया, एडमिट करवाया, उनके लिए जद्दोजहद कर रहा था, रोज़ अस्पताल में डॉक्टर से बात करता था फ़ोन पर, कोशिश की थी उनसे मिलने की, लेकिन तय बात है कि कोरोना का जो डेकोरम है वो मुझे मेंटेन करना था और मुझे अस्पताल में नहीं जाने दिया जा रहा था। खैर, फ़ोन पे उनकी जो सारी चीज़ें हैं, उनकी तबीयत के बारे में जानकारी मुझे लगातार मिल रही थी। इसी बीच जब उनको एडमिट किए पूरे 10 दिन हो गए तो मुझे ये पता लगा अचानक से एक दिन कि मुझे मेरे ऑफिस के कर्मचारी से इस वायरस को गोद लेना पड़ा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी टेबल पर मैं बैठा हुआ था और वो आया अचानक से, मुझसे 2 मिनट की उसने बात की, और अगले दिन जब शाम को बुखार आया तो मैंने अपने बीवी और बच्चों से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अचानक से बुखार ऐसे ही नहीं आता, और जब मैंने कुछ अनशन खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया जिसके कारण मुझे बुखार आ जाए। लेकिन मुझे शाम को बुखार आ चुका था और मैं समझ चुका था कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का जो है इफेक्ट मेरे ऊपर हो रहा है। अगले दिन सुबह उठते से वायरस का टेस्ट करवाया और कोरोना पॉजिटिव निकला। श्रीमती जी को फ़ोन किया कि आप सारे कपड़े लेकर, मेरे जितने भी कपड़े हैं वो बैग में रख के, मेरी ज़रूरी चीज़ें को बैग में रख के मुझे दे दें, और मैं बाहर से ही अपनी बेटी और अपनी बीवी को अलविदा कहकर अपने ऑफिस के कर्मचारी के साथ अस्पताल की ओर निकल गया। रास्ते में बहुत सारे प्रश्न थे कि ये सफ़र कहीं अंतिम ना हो, वापस लौट के आऊँगा कि नहीं, लेकिन एक जज्बा भी था कि मौत से आगे भी कुछ है और वो है ज़िंदगी, क्योंकि मौत से पहले भी ज़िंदगी है। और तय बात है कि जो ज़िंदगी है वो बहुत प्यारी है, और कम से कम मुझे तो बहुत प्यारी है। इस जद्दोजहद के साथ अस्पताल पहुंचा, अस्पताल में इलाज करवाया। 10 दिन हो गए, डॉक्टर बोला ठीक हो गए हो, आप घर जा सकते हैं। घर आया, लेकिन अगले दिन ही तबीयत फिर बिगड़ी और वापस अस्पताल पहुंचा। जब अस्पताल पहुंचा तो पता लगा कि 60 से 70% तक मैं इन्फेक्टेड हूं, मेरे फेफड़े जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। वायरस ने मेरे शरीर को अच्छा खासा घेर लिया था। एक दिन बाद मेरी बीवी का जब डॉक्टर के पास फ़ोन पहुंचा और उसने पूछा कि अब
मेरे हस्बैंड की तबीयत कैसी है, तो डॉक्टर का उधर से जवाब आया कि कुछ कह नहीं सकते मैडम, ये कोरोना वायरस है। आपके पति की तबीयत अभी कैसी है, ठीक होके वो घर आएंगे कि नहीं, हम जवाब नहीं दे सकते। बीवी डर गई, रोने लगी। मेरे पास फ़ोन आया कि डॉक्टर ने ऐसा बोला। तब मैंने उसको बोला कि ऐसा मत घबराओ, मैं चल फिर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बेड पर लेटा हुआ हूँ, ऑक्सीजन का मास्क मेरे ऊपर लगा हुआ है मुंह पर, लेकिन मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछली बार से हालत अब ज़्यादा ख़राब है और मुझे खांसी बहुत तेज आ रही है। मेरे पड़ोस के बेड पर एडमिट जो भाईजान थे, जाकिर भाई था उनका नाम, जाकिर भाई ने भी मुझे 3-4 दिन बाद, जब मुझे प्लाज्मा चढ़ा 2 दिन के बाद, और उसके बाद जब 3-4 दिन हो गए, तो जाकिर भाई ने भी बोला कि विनीत भाई, आपकी जो तबीयत है वो वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। शुरुआत में जब आप आए थे तब लगातार खांस रहे थे और मुझे भी आपको देखकर चिंता हुई थी, लेकिन आपका जज्बा है और आपके चेहरे पे शिकन नहीं थी। मैंने जाकिर भाई से उस समय एक बात बोला, मैंने कि जाकिर भाई, अभी तक जितने भी लोग कोरोना से गिरफ्त में आए हैं, कोरोना की गिरफ्त में आए हैं, उन लोगों से एक ही बात मैंने सुनी जब ठीक होने के बाद, उन्होंने यही बोला कि ये बीमारी हिम्मत की बीमारी है। अगर हिम्मत और हौसला खो दिया तो तय मानिए कि आप अस्पताल से बाहर अपने 2 पैरों पर चलकर नहीं निकलेंगे, आप लपेटे हुए ही बाहर जाएंगे। तो मैं जब अस्पताल पहुंच रहा था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये सच्चाई है कि मुझे कोरोना से तब तक डर लगा जब तक मुझे कोरोना हो नहीं गया। जब कोरोना मुझे हो गया तो मेरा डर निकल गया। इस डॉक्यूमेंट्री के शूट के दौरान जब मैंने डॉक्टर गोयंका से या दूसरे डॉक्टरों से परमिशन ली कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूं चिरायु पर, कोरोना पर, आप पर, डॉक्टर्स पर, यहाँ के लोगों पर, कर्मचारियों पर, तो पहले तो ना नकूर की गई, मुझे नहीं बोला गया। बोले अभी वायरस लोड आपके ऊपर कम है, जो पहला 10 दिन था। लेकिन जब मैं नहीं माना तो उन्होंने स्वीकृति दी, बोले ठीक है, आप पूरे मास्क वगैरह सब लगा के पहुंचे। जब मैं आईसीयू के अंदर जाने लगा और गेट पर खड़ा था तो डॉक्टर गोयंका ने मुझसे बोले वो कि ये डेथ ऑफ आईसीयू है, मौत का आईसीयू, मौत का रूम। इसके अंदर जाने से पहले अपने आप को पूरा ढक लो। अंदर पहुंचा, जब मैंने शूट किया, तकरीबन 30 से 35 लोग अंदर थे और यकीन मानिए एक भी होश में नहीं था। सब बेहोश थे, सुध बुध खो चुके थे। हाई फ्लो ऑक्सीजन उनके ऊपर लगी हुई थी, डॉक्टर्स निगरानी कर रहे थे, नर्सेस स्टाफ पूरा उन पर लगा हुआ था। किसी को होश नहीं था कि वो किस तरीके से लेटा हुआ है, हाथ पैर कहाँ जा रहे हैं, कपड़े कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बेहोश थे, बेसुध था। एक ऐसा वायरस उनके शरीर में घुस चुका था जो उन्हें अब मौत की दहलीज पर लाकर लेटा दिया था। और विडंबना देखिए कि तकलीफ के मारे वो अपनी आहें भी नहीं भर सकते थे, कराह भी नहीं सकते थे, सिर्फ बेहोश पड़े थे। और शरीर के अंदर धीरे 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 वो वायरस शरीर को चट कर रहा था। परिवार वाले अस्पताल के बाहर, घर पर उनकी जिंदगी के लिए पूजा अर्चना, दुआ सब कुछ कर रहे थे। विडंबना ऐसी कि जिसे सबसे ज्यादा चाहा, जिस बुजुर्ग की छाया में वो रहे, जिस व्यक्ति को परिवार का सबसे अहम हिस्सा माना, वो आज कोरोना की जंग अस्पताल के अंदर लड़ रहा था, वो भी बेहोश होके। और उसकी जिंदगी की सलामती की दुआ उसके परिवार वाले अस्पताल से दूर घर पर मांग रहे थे। बहुत खराब दौर था और वो दौर ऐसा कि मैं तो दुआ करूंगा कि किसी की जिंदगी में ऐसा दौर ना आए, जहां एक तरफ मौत व्यक्ति को अपने आगोश में ले रही थी, वहीं दूसरी ओर उसे एहसास भी नहीं था कि वो मर रहा है। वो बेहोश था, वो कोमा में था, वो बेसुध था, नहीं पता कहां से ये वायरस आया, किस किस को निकल गया, नहीं कह सकते। दीपावली बीत गई, अभी पिछली दीपावली अस्पताल में थी। मैं और मेरी माँ अस्पताल में वीडियो फोन पर
अपनी बेटी और पत्नी से बात कर रहे थे और वो लोग घर पर पूजा कर रहे थे। बेटी फ़ोन पर बोल रही थी, बोले पापा इस बार की तो दीपावली बिगड़ गई। मंजर खैर 1 साल बीत गया, जिंदगी फिर चली, ठीक होकर आए। कई लोगों के व्यूज अस्पताल में लिए, पूछा, लोग रोए। एक पति पत्नी मिले, वो बहुत रोए, बोले घर पे बच्चे हैं सिर्फ और हम दोनों को कोरोना हो गया, उनकी देखभाल कौन करता होगा। अपने आप से लड़ा, कोरोना से लड़ा, लोगों से लड़ा, भावनाओं से लड़ा। घर वालों को समझाता रहा कि नहीं कुछ नहीं है, लेकिन सही बात तो ये है कि वो 24 दिन जिंदगी के शायद सबसे कठिन दिन थे। डॉक्टरों ने साथ बहुत दिया। तारीफ करूंगा मैं कोरोना में मेरे इलाज करने वाले डॉक्टर्स की या सबका इलाज करने वाले डॉक्टर्स की, जिन्होंने अपनी मौत की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की और हम लोगों को बचाने में लगे रहे। ठीक करके उनको भेजना था। सबसे बड़ी बात इस पूरे कोरोना काल में तारीफ की जाना चाहिए उन डॉक्टर्स की जिन्होंने अपनों को छोड़ हमें अपना समझा और हमारा इलाज किया ताकि हम अपनों के पास वापस लौट सकें। 1 साल बीता, कोरोना से जंग लड़ी, फिर वापस लौट कर आए। दीपावली ठीक होने के बाद अभी गुजरी। बेटी ने बोला पापा पिछली बार दीपावली बिगड़ गई थी, इस बार तो मैं पिछली बार की भी कसर निकालूंगी, फटाके डबल फोड़ूंगी, डबल मिठाई खाऊंगी, मस्ती करूंगी। सब किया, डबल किया, फटाके भी डबल फोड़े, मिठाई भी डबल खाई, चीजें भी डबल डबल करी। मस्त दीपावली बनी। और शायद वो जो 1 साल कोरा पन्ना था मेरा, 1 साल का कोरोना ब्लैंक पन्ना था मेरा, शायद मुझे अब पता लग गया, ये शायद क्या निश्चित ही पता लग गया कि उस 1 साल के कोरे के पन्ने पर क्या क्या लिखा जाना था, कहां लड़ना था। यकीन मानिए जिंदगी में जद्दोजहद बहुत लंबी है और इस पूरी जद्दोजहद का जो लिफाफा था वो मैंने आपके सामने खोला पिछले 1 साल का, जिसमें आपने देखे भी होंगे कि किस तरीके से अस्पताल के विजुअल्स हैं, किस तरीके से मेरे भी शरीर में अंतर पड़ा है। मैं भी दुबला हुआ हूँ, दाढ़ी बढ़ गई थी। चिरायु की छत पे खड़े होकर भी एंकर किया, वहाँ घूमा भी। कई विशिष्ट अधिकारी, मंत्री, उनको भी कोरोना हुआ, उनके साथ भी रहा। कई आम लोगों को भी कोरोना हुआ, उनसे भी बात की, डॉक्टर से भी बात की, स्टाफ से भी बात की। आप सोचिए एक ऐसा लबादा जिसको आप क्या बोलते हैं, कोरोना के जो डॉक्टर्स हैं वो पहन के रखते हैं और पूरा ढका हुआ, ऊपर से लेके नीचे तक चीटी उंगली भी नहीं दिखती, और वो पूरे 8 से 10 घंटे तक लगातार पहने रखना, ना पानी पीना और ना कुछ खाना, बस लोगों की तीमारदारी में लगातार लगे रहना। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोरोना हो गया तो परिवार को कोरोना होने का डर। एक विजुअल उस समय बड़ा चला था कि जहांगीराबाद में रहने वाली एक फीमेल नर्स को, मेडिकल नर्स को कोरोना हो गया। वो अस्पताल में एडमिट हुई। थोड़े दिन बाद जब उसका चेकअप किया गया, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री चेक की गई, तो उसकी छोटी सी बेटी 2 या 3-4 साल की थी, उस बेटी को भी कोरोना हो गया और घर में किसी को कोरोना नहीं। एम्बुलेंस लेने आई और वो बेटी रोते हुए नहीं जा रही थी। डॉक्टर्स ने फिर उसको चॉकलेट और माँ के पास ले जाने की बात कही, तब जाके वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हुई। हृदय विदारक था सब कुछ।
घर के पड़ोस से कोई कोरोना मरीज मिलता, लेकर जाते उसको अस्पताल में, हम दुआ करते कि किसी और को कोरोना ना हो, डर भी लगता था, लेकिन साथ में ये दुआ भी रहती थी कि भैया ठीक होके आ जाए यार, घर आ जाए। सरकारी आंकड़ों को अगर देखा जाए तो 950 से ज़्यादा आंकड़ों में भोपाल के लोग मृत हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, बाकी ना जाने कितने होंगे। आप खुद सोचिए कि 975 समथिंग अभी हैं, कुछ ऐसा कुछ है आंकड़ा 970 से ऊपर का। इतने लोगों के घर इस बार दीपावली नहीं मनी, ये कोरोना के कारण मरे थे सरकारी आंकड़ों में, और न जाने कितने लोग मरे होंगे जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं होंगे। दीपावली सुनी चली गई, 1 साल पूरा उठा पटक। जिंदगी कब किस ओर करवट ले ले नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि आपको संघर्ष हमेशा करना होगा और पॉजिटिव हमेशा रहना पड़ेगा, क्योंकि यही असलियत है और यही सच्चाई भी है। अगर मैं हार मान जाता, अगर मैं घुटने टेक देता, तो शायद अस्पताल से 24 दिन बाद वापस लौटकर नहीं आ पाता, अपने परिवार के साथ नहीं रह पाता, और शायद आपके सामने ये कहानी भी जो सच है वो कह नहीं पाता। कोरोना का दंश मेरे साथ हजारों लाखों लोगों ने झेला है, और यह दंश वो बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि क्या गुजरी है उन लोगों पर। अभी भी वक्त है, आप थोड़ा और संभल जाइए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना अब भी हमारे बीच मौजूद है, अभी भी 3, 4, 2, 1 मरीज मिल ही रहे हैं। अस्पतालों में अभी भी मरीज एडमिट हैं, घरों में अभी भी लोग होम क्वारंटाइन हैं, और वो सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से मास्क नहीं पहनते, हाथ को सैनिटाइज नहीं करते, हाथ को धोते नहीं हैं। अगर ये 3 चीज़ें आप अपना लें तो बहुत हद तक कोरोना से बच सकते हैं, और फिर दूरी तो एक अहम किरदार निभाती ही है। विडंबना है, सुधर जाइए, संभल जाइए थोड़ा और। सरकार, डॉक्टर्स आपके लिए लगातार लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी अपनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल इतना ही, क्योंकि अब मैं मेरे कर्म पर आगे बढ़ रहा हूं और समाचार का समय हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस जो सच्ची घटना है, जो मेरा ये अनुभव है, वो आपको कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव के लिए और एक संघर्ष के लिए पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव सोच ज़रूर पैदा करेगा। फिलहाल न्यूज़ का समय हो चुका है। स्वागत है आपका ग्रामीण भारत टीवी में, और आइए चलते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। आज भी तकरीबन 12 कोरोना के मरीज नए मिले हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर सहित छोटे शहरों में भी कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं। और आइए खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।